2027 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? ये सवाल अभी दूर लग सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी बिसात मतलब बिछनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और आज हम जिस चीज की थोड़ी चीरफाड़ करने वाले हैं वो है एक बड़ा ही दिलचस्प सर्वे जो 2027 के विधानसभा चुनावों की एक पहली कह सकते हैं झलक देने की कोशिश करता है। और हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़कर सुनाना नहीं है, हम इस डेटा के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मतलब मंडलों में हवा का रुख क्या है, कहाँ किले मजबूत हैं, कहाँ सेंध लग रही है और इस पूरी तस्वीर का आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल। स्रोत में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 300 पार के नारे की बात है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दावे अपनी जगह हैं, पर ये शुरुआती आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। विश्लेषण शुरू करने से पहले बस दो बातें समझ लेते हैं। पहली, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है वो है 202। 202, ठीक है। और दूसरी बात, ये सर्वे राज्य को 18 मंडलों में बांटकर देखता है। मंडल यानी डिवीजन, जो कई जिलों को मिलाकर बने प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं। हाँ, इससे हमें राज्य की क्षेत्रीय राजनीति को समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। और एक बात और, स्रोत खुद ये मानता है कि ये एक बहुत शुरुआती सर्वे है, तो इसे पत्थर की लकीर न मानकर एक शुरुआती तापमान के तौर पर देखना चाहिए। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ टुकड़ों में देखते हैं। सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां सर्वे के मुताबिक एनडीए यानी भाजपा गठबंधन का दबदबा साफ नजर आ रहा है। ठीक है, यानी पहले भाजपा के मजबूत किलों की पड़ताल करते हैं। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करते हैं प्रयागराज मंडल से। यहाँ 27 सीटें हैं और सर्वे एनडीए के खाते में 17 सीटें डाल रहा है। 17? अच्छा। इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9 और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। ये एक मजबूत शुरुआत है। ये तो है, पर इससे भी ज्यादा प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र तो गोरखपुर मंडल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़। वहाँ की क्या कहानी है? जैसा कि उम्मीद थी, गोरखपुर में एनडीए का प्रदर्शन बेहद मजबूत है। वहाँ की 26 सीटों में से सर्वे 18 सीटें सीधे सीधे एनडीए को दे रहा है। 18 सीटें? हाँ। इंडिया गठबंधन 7 पर सिमटता दिख रहा है और बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री का प्रभाव उनके घरेलू मैदान पर मतलब कायम है। तो प्रयागराज, गोरखपुर और अगर इसमें हम लखनऊ मंडल को भी जोड़ दें, जहां 34 में से 22 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, तो एक तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल। कि राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों के कुछ बड़े सेंटर्स पर एनडीए की पकड़ ढीली नहीं पड़ी है। सही कहा। इन इलाकों में भाजपा का कोर वोट बैंक और उनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो मजबूत दिखाई देता है। वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी 25 में से 15 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं। तो कहानी का पहला अध्याय तो यही है। एनडीए एक मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत कर रहा है, खासकर अपने पारंपरिक गढ़ों में। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये सर्वे कोई एक तरफा तस्वीर नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम राज्य के नक्शे पर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, राजनीतिक समीकरण वो पूरी तरह से बदलते नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सर्वे का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला हिस्सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, इसकी पहली झलक हमें अलीगढ़ मंडल में मिलती है। यहाँ 19 सीटें हैं और ये सर्वे का पहला मंडल है जहाँ इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ एनडीए को पछाड़ता दिख रहा है। 1 मिनट, अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन आगे? जी, 10 सीटों के साथ। एनडीए को वहाँ सिर्फ 8 सीटें मिल रही हैं। ये तो सर्वे का पहला बड़ा उलटफेर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि विपक्ष सिर्फ टक्कर नहीं दे रहा, बल्कि कुछ इलाकों में जीत भी रहा है। और ये सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। कानपुर मंडल को देखिए, 20 सीटों में मुकाबला कांटे का है, लेकिन इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ एनडीए की 9 सीटों से आगे है। अच्छा, कानपुर में भी? हाँ। और फिर आता है मेरठ मंडल, जहाँ यह बढ़त और भी साफ हो जाती है। मेरठ के आंकड़े तो वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। वहाँ की 28 सीटों में से सर्वे इंडिया गठबंधन के पाले में 15 सीटें डाल रहा है। 15, जबकि एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं। ये 3 सीटों का सीधा अंतर है। तो क्या हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सर्वे के आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, स्रोत इन आंकड़ों की वजह तो नहीं बताता, पर हम राजनीतिक संदर्भ से कुछ अनुमान लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से मतलब किसान केंद्रित और जातीय समीकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर रही है। ये आंकड़े इस बात का संकेत हो सकते हैं कि शायद किसान आंदोलन का बचा हुआ असर या फिर कुछ खास जातीय समीकरण जैसे कि जाट, मुस्लिम और यादव वोटों का एकीकरण वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर रहा है। हाँ, और इसी पैटर्न को सहारनपुर मंडल भी मजबूत करता है। वहाँ की 15 सीटों में भी इंडिया गठबंधन 8 सीटों के साथ एनडीए की 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सही। तो अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, ये एक साफ पैटर्न है। ऐसा लग रहा है मानो 2 अलग अलग उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हो, एक पूरब, एक पश्चिम। बिल्कुल। आप इसे 2 राज्यों की कहानी कह सकती हैं, एक पूर्वी और मध्य यूपी जहां एनडीए का प्रभाव है, और दूसरा पश्चिमी यूपी जहां इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ये इस सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष है
कि 2027 का चुनाव किसी एक लहर पर नहीं बल्कि इन क्षेत्रीय लड़ाइयों पर तय हो सकता है। तो अब तक हमने दो छोर देख लिए, एक तरफ एनडीए के मजबूत किले, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में विपक्ष का पलटवार। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी सीधी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे मंडल भी होंगे जहां मुकाबला बराबरी का होगा, जहां एक एक सीट के लिए लड़ाई होगी। सही कहा। और यही वो इलाके हैं जो अंत में तय करेंगे कि सरकार कितनी मजबूती से बनती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ की 23 सीटों पर सर्वे एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दे रहा है। यानी सिर्फ एक सीट का फासला, ये तो किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल। और यही हाल मिर्जापुर का है। 13 सीटों में एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें। यहाँ भी लड़ाई आखिरी सीट तक जाएगी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है वो है अयोध्या मंडल में। अयोध्या, राम मंदिर के बाद तो ये भाजपा का सबसे मजबूत किला माना जा रहा होगा। वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ के नतीजे हैरान करते हैं। अयोध्या मंडल की 27 सीटों में एनडीए को बढ़त तो है, लेकिन सिर्फ 14 सीटों की। सिर्फ 14? जी। इंडिया गठबंधन 11 सीटों के साथ मजबूती से लड़ाई में बना हुआ है। बीएसपी और अन्य को भी एक एक सीट मिल रही है। ये आंकड़ा तो बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि इतने बड़े प्रतीकात्मक मुद्दे के बावजूद जमीनी लड़ाई अभी भी बहुत मजबूत है और विपक्ष ने हार नहीं मानी है। यही बात है। ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ बड़े नारों या प्रतीकों से नहीं चलती। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का चयन और जातीय समीकरण अयोध्या जैसे क्षेत्र में भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है। बरेली, बस्ती, चित्रकूट जैसे कई और मंडल हैं जहां एनडीए आगे तो है, लेकिन विपक्ष भी 7 से 9 सीटें निकाल रहा है। ये नजदीकी मुकाबले वाले क्षेत्र कुल मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें बनाते हैं और यहीं पर असली खेल होना है। तो अब हमने पूरी तस्वीर देख ली है। एनडीए के गढ़, विपक्ष का पश्चिमी यूपी में पलटवार और बीच के वो तमाम इलाके जहां मुकाबला कांटे का है। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का और देखने का कि 403 सीटों की अंतिम तस्वीर क्या बनती है। बिल्कुल। तो जब इन सभी 18 मंडलों के आंकड़ों को जोड़ा जाता है तो जो अंतिम अनुमान इस सर्वे में सामने आता है वो कुछ इस तरह है। हाँ, बताइए। सबसे पहले एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उन्हें मिल रही हैं 228 सीटें। 228 यानी बहुमत के 202 के आंकड़े से 26 सीटें ज्यादा। ये एक साफ और मतलब आरामदायक बहुमत है। सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं। सही। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जिसे 159 सीटें मिलती दिख रही हैं। 159 सीटें, ये एक बहुत मजबूत विपक्ष की निशानी है। ये 2022 में सभा को मिली 111 सीटों से काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। तो भले ही वो सत्ता से दूर है, पर सदन में उनकी आवाज बहुत बुलंद होगी। निश्चित रूप से। ये एक ऐसी संख्या है जो सरकार को यूं समझिए चैन से नहीं बैठने देगी। इसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिसे इस सर्वे में 11 सीटें मिलने का अनुमान है। 11 सीटें? और अन्य दलों के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर इस सर्वे का सार ये है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसे विपक्ष का सामना करना पड़ेगा जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होगा। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात यही है, ये जीत एनडीए के लिए है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। चेतावनी कैसी? देखिए, 2017 में भाजपा को 312 सीटें मिली थी, 2022 में 255 और अब ये सर्वे 228 का अनुमान दे रहा है। ये आंकड़ा एक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। अच्छा, मतलब सीटें लगातार घट रही हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाता दिख रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक तरफा मुकाबले से हटकर एक मजबूत द्विध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रहा है, जहां दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं? ये सर्वे तो कम से कम यही संकेत दे रहा है। जहां एक ओर एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन वापस पाई है। ये दिखाता है कि आने वाले 2.5 साल में दोनों खेमों को अपनी अपनी रणनीतियों पर बहुत काम करना होगा। एनडीए को अपनी घटती सीटों को थामना होगा और इंडिया गठबंधन को पश्चिमी यूपी की सफलता को राज्य के बाकी हिस्सों में दोहराने का तरीका खोजना होगा। बिल्कुल। और एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है कि ये सिर्फ एक शुरुआती तस्वीर है, अंतिम फैसला नहीं। चुनाव की घोषणा, उम्मीदवारों का चयन, चुनावी मुद्दे, ये सब इन आंकड़ों को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। सही कहा। इसे एक शुरुआती बेंचमार्क की तरह देखना चाहिए, जिसके आधार पर आने वाले समय में राजनीतिक बदलावों को परखा जा सकता है। तो इस सर्वे ने हमें विजेताओं और हारने वालों की एक संभावित तस्वीर तो दे दी है, पर ये अपने पीछे सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। वो क्या है? हमने बहुजन समाज पार्टी की 11 सीटों पर ज्यादा बात नहीं की। आज के राजनीतिक माहौल में ये एक छोटी संख्या लगती है। लगती तो है, पर सोचिए अगर मुकाबला और कड़ा होता और एनडीए बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा चूक जाता, मान लीजिए 195 पर रुक जाता, तो क्या यही 11 सीटें अचानक से किंगमेकर की भूमिका में नहीं आ जाती? हाँ, ये तो एक संभावना है। आज जो अप्रासंगिक लग रहा है, क्या वो कल के राजनीतिक समीकरणों का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है? और पश्चिमी यूपी में विपक्ष की जीत क्या सिर्फ एक चुनावी नतीजा है, या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े सामाजिक बदलाव की आहट है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें 2027 में ही मिलेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा,
ये सवाल अभी दूर लग सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी बिसात मतलब बिशनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और आज हम जिस चीज की थोड़ी चीरफाड़ करने वाले हैं वो है एक बड़ा ही दिलचस्प सर्वे जो 2027 के विधानसभा चुनावों की एक पहली कह सकते हैं झलक देने की कोशिश करता है। और हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़कर सुनाना नहीं है, हम इस डेटा के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मतलब मंडलों में हवा का रुख क्या है, कहाँ किले मजबूत हैं, कहाँ सेंध लग रही है, और इस पूरी तस्वीर का आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल। स्रोत में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 300 पार के नारे की बात है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दावे अपनी जगह हैं, पर ये शुरुआती आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। विश्लेषण शुरू करने से पहले बस दो बातें समझ लेते हैं। पहली, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है वो है 202। 202, ठीक है। और दूसरी बात, ये सर्वे राज्य को 18 मंडलों में बांटकर देखता है। मंडल यानी डिवीजन, जो कई जिलों को मिलाकर बने प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं। हाँ, इससे हमें राज्य की क्षेत्रीय राजनीति को समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। और एक बात और, स्रोत खुद ये मानता है कि ये एक बहुत शुरुआती सर्वे है, तो इसे पत्थर की लकीर ना मानकर एक शुरुआती तापमान के तौर पर देखना चाहिए। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ टुकड़ों में देखते हैं। सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां सर्वे के मुताबिक एनडीए यानी भाजपा गठबंधन का दबदबा साफ नजर आ रहा है। ठीक है, यानी पहले भाजपा के मजबूत किलों की पड़ताल करते हैं। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करते हैं प्रयागराज मंडल से। यहाँ 27 सीटें हैं और सर्वे एनडीए के खाते में 17 सीटें डाल रहा है। 17, अच्छा। इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9 और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। ये एक मजबूत शुरुआत है। ये तो है, पर इससे भी ज्यादा प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र तो गोरखपुर मंडल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़। वहाँ की क्या कहानी है? जैसा कि उम्मीद थी, गोरखपुर में एनडीए का प्रदर्शन बेहद मजबूत है। वहाँ की 26 सीटों में से सर्वे 18 सीटें सीधे एनडीए को दे रहा है। 18 सीटें? हाँ, इंडिया गठबंधन 7 पर सिमटता दिख रहा है और बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री का प्रभाव उनके घरेलू मैदान पर मतलब कायम है। तो प्रयागराज, गोरखपुर और अगर इसमें हम लखनऊ मंडल को भी जोड़ दें, जहां 34 में से 22 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, तो एक तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल। कि राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों के कुछ बड़े सेंटर्स पर एनडीए की पकड़ ढीली नहीं पड़ी है। सही कहा। इन इलाकों में भाजपा का कोर वोट बैंक और उनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो मजबूत दिखाई देता है। वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी 25 में से 15 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं। तो कहानी का पहला अध्याय तो यही है, एनडीए एक मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत कर रहा है, खासकर अपने पारंपरिक गढ़ों में। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये सर्वे कोई एक तरफा तस्वीर नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम राज्य के नक्शे पर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, राजनीतिक समीकरण वो पूरी तरह से बदलते नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सर्वे का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला हिस्सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, इसकी पहली झलक हमें अलीगढ़ मंडल में मिलती है। यहाँ 19 सीटें हैं और ये सर्वे का पहला मंडल है जहाँ इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ एनडीए को पछाड़ता दिख रहा है। एक मिनट, अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन आगे? जी, 10 सीटों के साथ एनडीए को वहाँ सिर्फ 8 सीटें मिल रही हैं। ये तो सर्वे का पहला बड़ा उलटफेर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि विपक्ष सिर्फ टक्कर नहीं दे रहा बल्कि कुछ इलाकों में जीत भी रहा है। और ये सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। कानपुर मंडल को देखिए, 20 सीटों में मुकाबला कांटे का है, लेकिन इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ एनडीए की 9 सीटों से आगे है। अच्छा, कानपुर में भी? हाँ, और फिर आता है मेरठ मंडल, जहाँ यह बढ़त और भी साफ हो जाती है। मेरठ के आंकड़े तो वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। वहाँ की 28 सीटों में से सर्वे इंडिया गठबंधन के पाले में 15 सीटें डाल रहा है। 15, जबकि एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं। ये 3 सीटों का सीधा अंतर है। तो क्या हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सर्वे के आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, स्रोत इन आंकड़ों की वजह तो नहीं बताता, पर हम राजनीतिक संदर्भ से कुछ अनुमान लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से मतलब किसान केंद्रित और जातीय समीकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर रही है। ये आंकड़े इस बात का संकेत हो सकते हैं कि शायद किसान आंदोलन का बचा हुआ असर या फिर कुछ खास जातीय समीकरण जैसे कि जाट, मुस्लिम और यादव वोटों का एकीकरण वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर रहा है। हाँ, और इसी पैटर्न को सहारनपुर मंडल भी मजबूत करता है। वहाँ की 15 सीटों में भी इंडिया गठबंधन 8 सीटों के साथ एनडीए की 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सही। तो अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, ये एक साफ पैटर्न है। ऐसा लग रहा है मानो 2 अलग अलग उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हो, एक पूरब, एक पश्चिम। बिल्कुल।
आप इसे दो राज्यों की कहानी कह सकती हैं, एक पूर्वी और मध्य यूपी जहां एनडीए का प्रभाव है, और दूसरा पश्चिमी यूपी जहां इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ये इस सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि 2027 का चुनाव किसी एक लहर पर नहीं बल्कि इन क्षेत्रीय लड़ाइयों पर तय हो सकता है। तो अब तक हमने दो छोर देख लिए, एक तरफ एनडीए के मजबूत किले, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में विपक्ष का पलटवार। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी सीधी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे मंडल भी होंगे जहां मुकाबला बराबरी का होगा, जहां एक एक सीट के लिए लड़ाई होगी। सही कहा। और यही वो इलाके हैं जो अंत में तय करेंगे कि सरकार कितनी मजबूती से बनती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ की 23 सीटों पर सर्वे एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दे रहा है। यानी सिर्फ एक सीट का फासला, ये तो किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल। और यही हाल मिर्जापुर का है। 13 सीटों में एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें। यहाँ भी लड़ाई आखिरी सीट तक जाएगी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है वो है अयोध्या मंडल में। अयोध्या, राम मंदिर के बाद तो ये भाजपा का सबसे मजबूत किला माना जा रहा होगा। वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ के नतीजे हैरान करते हैं। अयोध्या मंडल की 27 सीटों में एनडीए को बढ़त तो है, लेकिन सिर्फ 14 सीटों की। सिर्फ 14? जी। इंडिया गठबंधन 11 सीटों के साथ मजबूती से लड़ाई में बना हुआ है। बीएसपी और अन्य को भी एक एक सीट मिल रही है। ये आंकड़ा तो बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि इतने बड़े प्रतीकात्मक मुद्दे के बावजूद जमीनी लड़ाई अभी भी बहुत मजबूत है और विपक्ष ने हार नहीं मानी है। यही बात है। ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ बड़े नारों या प्रतीकों से नहीं चलती। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का चयन और जातीय समीकरण अयोध्या जैसे क्षेत्र में भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है। बरेली, बस्ती, चित्रकूट जैसे कई और मंडल हैं जहां एनडीए आगे तो है, लेकिन विपक्ष भी 7 से 9 सीटें निकाल रहा है। ये नजदीकी मुकाबले वाले क्षेत्र कुल मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें बनाते हैं और यहीं पर असली खेल होना है। तो अब हमने पूरी तस्वीर देख ली है। एनडीए के गढ़, विपक्ष का पश्चिमी यूपी में पलटवार और बीच के वो तमाम इलाके जहां मुकाबला कांटे का है। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का और देखने का कि 403 सीटों की अंतिम तस्वीर क्या बनती है। बिल्कुल। तो जब इन सभी 18 मंडलों के आंकड़ों को जोड़ा जाता है तो जो अंतिम अनुमान इस सर्वे में सामने आता है वो कुछ इस तरह है। हाँ, बताइए। सबसे पहले एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उन्हें मिल रही हैं 228 सीटें। 228 यानी बहुमत के 202 के आंकड़े से 26 सीटें ज्यादा। ये एक साफ और आरामदायक बहुमत है। सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं। सही। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जिसे 159 सीटें मिलती दिख रही हैं। 159 सीटें, ये एक बहुत मजबूत विपक्ष की निशानी है। ये 2022 में सभा को मिली 111 सीटों से काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। तो भले ही वो सत्ता से दूर है, पर सदन में उनकी आवाज बहुत बुलंद होगी। निश्चित रूप से। ये एक ऐसी संख्या है जो सरकार को यूं समझिए चैन से नहीं बैठने देगी। इसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिसे इस सर्वे में 11 सीटें मिलने का अनुमान है। 11 सीटें? और अन्य दलों के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर इस सर्वे का सार ये है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसे विपक्ष का सामना करना पड़ेगा जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होगा। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात यही है, ये जीत एनडीए के लिए है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। चेतावनी कैसी? देखिए, 2017 में भाजपा को 312 सीटें मिली थी, 2022 में 255 और अब ये सर्वे 228 का अनुमान दे रहा है। ये आंकड़ा एक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। अच्छा, मतलब सीटें लगातार घट रही हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाता दिख रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक तरफा मुकाबले से हटकर एक मजबूत द्विध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रहा है, जहां दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं? ये सर्वे तो कम से कम यही संकेत दे रहा है। जहां एक ओर एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन वापस पाई है। ये दिखाता है कि आने वाले 2.5 साल में दोनों खरीमों को अपनी अपनी रणनीतियों पर बहुत काम करना होगा। एनडीए को अपनी घटती सीटों को थामना होगा और इंडिया गठबंधन को पश्चिमी यूपी की सफलता को राज्य के बाकी हिस्सों में दोहराने का तरीका खोजना होगा। बिल्कुल। और एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है कि ये सिर्फ एक शुरुआती तस्वीर है, अंतिम फैसला नहीं। चुनाव की घोषणा, उम्मीदवारों का चयन, चुनावी मुद्दे, ये सब इन आंकड़ों को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। सही कहा। इसे एक शुरुआती बेंचमार्क की तरह देखना चाहिए, जिसके आधार पर आने वाले समय में राजनीतिक बदलावों को परखा जा सकता है। तो इस सर्वे ने हमें विजेताओं और हारने वालों की एक संभावित तस्वीर तो दे दी है, पर ये अपने पीछे सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। वो क्या है? हमने बहुजन समाज पार्टी की 11 सीटों पर ज्यादा बात नहीं की,
आज के राजनीतिक माहौल में ये एक छोटी संख्या लगती है। लगती तो है, पर सोचिए अगर मुकाबला और कड़ा होता और एनडीए बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा चूक जाता, मान लीजिए 195 पर रुक जाता, तो क्या यही 11 सीटें अचानक से किंग मेकर की भूमिका में नहीं आ जाती? हाँ, ये तो एक संभावना है। आज जो अप्रासंगिक लग रहा है, क्या वो कल के राजनीतिक समीकरणों का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है? और पश्चिमी यूपी में विपक्ष की जीत क्या सिर्फ एक चुनावी नतीजा है, या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े सामाजिक बदलाव की आहट है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें 2027 में ही मिलेगा।